अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अयूब हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आगे बढ़ो बेहतर जियो विद डॉक्टर अयूब। इस वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस ज़ेर बहस ला रहे हैं। एक क्वेश्चन ये है कि करेंसी बोर्ड से क्या मुराद है, करेंसी बोर्ड पाकिस्तान में क्यों एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा, लेवी, टैक्स और ड्यूटी में क्या डिफरेंस है। श्रीलंकन इकॉनमी में कुछ डेवलपमेंट्स हैं, ऐसा क्यों हुआ है और फिर पाकिस्तान में इसका इम्पैक्ट क्या होगा। तकरीबन 2 डेकेड्स के बाद यूरो और डॉलर की वैल्यू सेम हो गई है, यानी यूरो डी वैल्यू हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है और इसका इम्पैक्ट क्या होगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 2008 के बाद जो पॉलिसी रेट है वो मैक्सिमम कर दिया है, यानी 15% कर दिया है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या है। फ्यूल प्राइसेस पाकिस्तान में कम होने का इम्कान है, अगर कम होंगी तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी इन बाल्टीमोर के प्रोफेसर ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स हैं स्टीव हांक। उन्होंने पाकिस्तान के लिए जो एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट है वो कैलकुलेट किया है और जो हुकूमत का रिपोर्ट करदा इन्फ्लेशन रेट है उससे वो डबल है। यानी जून के मंथ में हुकूमत ने जो इन्फ्लेशन रेट रिपोर्ट किया है वो तकरीबन 21% है। स्टीव हांक ने जो एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट पाकिस्तान के लिए कैलकुलेट किया है, यानी महंगाई की जो शरह है वो तकरीबन डबल है, यानी 42% है। यानी हुकूमती दावों के बरक्स जो महंगाई की शरह है वो कहीं ज़्यादा है। और एक आम आदमी के तौर पर हम भी ऐसा महसूस कर सकते हैं कि पाकिस्तान में महंगाई की शरह उससे कहीं ज़्यादा है जितनी कि हुकूमत या सरकारी इदारे रिपोर्ट करते हैं। प्रोफेसर स्टीव हांक ने इसके लिए फिर एक सजेशन भी दी है कि अगर पाकिस्तान महंगाई की शरह को कम करना चाहता है तो पाकिस्तान को चाहिए कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को एक्सचेंज रेट की डिटर्मिनेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है इससे अलग कर दे और एक करेंसी बोर्ड इस्टेब्लिश करे जो कि करेंसी के उतार चढ़ाव का और जो रुपए की कदर है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल हो। मुझे ऑनलाइन ये पूछा गया है एक क्वेश्चन करके कि करेंसी बोर्ड क्या होता है। एक प्रोफेसर ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स इसके लिए कह रहे हैं कि पाकिस्तान को करेंसी बोर्ड इस्टेब्लिश करना चाहिए, तो पाकिस्तान क्यों नहीं करता। तो मैं इसका ब्रीफ आंसर ये दे दूं कि पाकिस्तान में करेंसी बोर्ड इस्टेब्लिश करना काफ़ी मुश्किल काम है। सऊदी अरेबिया ने अपनी करेंसी के लिए करेंसी बोर्ड इस्टेब्लिश किया हुआ है, यानी पिछले कई डेकेड से सऊदी अरेबिया का जो एक्सचेंज रेट है वो एक जगह फ़िक्स्ड है। इकोनॉमिक्स समझते हैं लोग, उन्हें पता है कि इसे फ़िक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम कहते हैं। करेंसी बोर्ड इस्टेब्लिश करने का दूसरा नाम ये है फ़िक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम की तरफ चला जाए, यानी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम से निकल के यानी शरह तबादला के लचकदार निज़ाम, यानी जो डॉलर की सप्लाई और डॉलर की डिमांड से जो एक्सचेंज रेट डिटरमन होता है उससे अलग कर लिया जाए ख़ुद को और एक्सचेंज रेट को फ़िक्स कर दिया जाए। तो सऊदी अरेबिया ऐसा कर सकता है, चाइना ऐसा कर सकता है, या पावरफुल कंट्रीज़, पावरफुल इकोनॉमीज़ ऐसा कर सकती हैं। पाकिस्तान के लिए ये काफ़ी टफ़ है। पाकिस्तान के रिज़र्व्स अगर 200 बिलियन डॉलर के करीब हो जाएं या पाकिस्तान की इकॉनमी इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाए कि पाकिस्तान को कहीं से कर्ज ना लेना पड़े, या जो वेस्ट है या जो IMF है सिंपल कह लें उनकी कंडीशंस ना माननी पड़ें, तो शायद पाकिस्तान भी करेंसी बोर्ड इस्टेब्लिश कर सके। फ़िलहाल इन हालात में क्योंकि हमने लोनिंग करनी है, लोन रिटर्न्स करने हैं, नेक्स्ट ईयर में हमने तकरीबन 35 बिलियन डॉलर से ज़्यादा लोन या उसका इंटरेस्ट पे करना है, तो ऐसा नामुमकिन है कि पाकिस्तान करेंसी बोर्ड इस्टेब्लिश कर ले या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को जो ऑटोनॉमी दी है उसको विदड्रॉ कर लिया जाए। सिंपल वर्ड्स में कह लें कि IMF की कंडीशंस की वॉलेशन कर ली जाए। जब तक हम IMF के प्रोग्राम में हैं, जब तक हम IMF से कर्ज़ ले रहे हैं या IMF के साथ हम डील कर रहे हैं, जैसा कि हमने अभी सुना पाकिस्तान और IMF जो है वो किसी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट पे पहुंच गए हैं, फिर हम करेंसी बोर्ड इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। अगर करेंसी बोर्ड इस्टेब्लिश करना है तो फिर IMF से जान छुड़वाना बहुत ज़रूरी है। IMF से वेस्ट पर इन्हसार ख़त्म करना होगा, यानी अपनी इकॉनमी को अगर हम इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि हम 100 अरब डॉलर या 150 अरब डॉलर या 200 अरब डॉलर के हमारे पास रिज़र्व्स हो जाएं और हम सारा जो एक्सटर्नल डेट है वो भी पे कर दें, तो फिर हम एक ख़ास लेवल पे फ़िक्स भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम लोन भी लें, IMF के प्रोग्राम में भी रहें और करेंसी बोर्ड भी इस्टेब्लिश कर लें। अब करेंसी बोर्ड को इस्टेब्लिश करने के लिए पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान को, हुकूमत पाकिस्तान को अपनी इकॉनमी को कम अज़ कम सऊदी अरेबिया या स्विट्ज़रलैंड या किसी इस्टेब्लिश्ड इकोनॉमीज़ के लेवल पे लेके आना बहुत ज़रूरी है।
अगर हम करेंसी बोर्ड इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि पहले हम IMF के प्रोग्राम से निकलें, किसी किस्म का एक्सटर्नल डेट ना हो, इकॉनमी की जो बुनियादें हैं वो बहुत मजबूत हों, एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हों, इंपोर्ट्स कम हों, फिर हम करेंसी बोर्ड इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये सजेशन फ़िलहाल पाकिस्तान के लिए काबिल अमल नहीं है, लेकिन जो उनका इन्फ्लेशन रेट एक्चुअल उन्होंने कैलकुलेट किया है वो बिल्कुल ठीक है। एक आम पाकिस्तानी के तौर पर या एक आम शहरी के तौर पर हम भी समझ सकते हैं कि जो इन्फ्लेशन है वो इससे कहीं ज़्यादा है। आप जो स्क्रीन पर ग्राफ देख रहे हैं आपको आइडिया हो गया होगा, हुकूमत का जो रिपोर्ट करदा ग्राफ है उसमें वेरिएशन बहुत कम है, जबकि जो प्रोफेसर हांक ने इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट किया है उसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा है और वो काफ़ी हद तक उनका कैलकुलेट करदा जो इन्फ्लेशन है या महंगाई की शरह है वो रियल लगती है। ये सिचुएशन को रिफ्लेक्ट कर रही है। तो इससे पहले कि हम ये डिस्कस करें कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो पॉलिसी रेट है वो 15% कर दिया है, पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि यूरो और डॉलर कैसे इक्विवेलेंट आ गए हैं। यूरो की वैल्यू 12% के करीब पिछले अरसे में कम हो गई है डॉलर के मुकाबले में। तो ऐसा क्यों हुआ है? तो इसकी ऑब्वियस से रीज़न्स तो ये हैं कि जब से रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है यूरो जोन उतना स्टेबल नहीं रहा पॉलिटिकली जितना कि अमेरिका पॉलिटिकली स्टेबल है इस वक्त। यूरोप को गैस की सप्लाई, फ्यूल की सप्लाई यानी ईंधन की सप्लाई के मामलात रशिया से सेटल होने हैं। रशिया से वो 40% के करीब अपनी ज़रूरियात का गैस दरामद करते हैं। जर्मनी ने ये अनाउंस कर दिया है कि वो पेमेंट जो है वो रबल करेंसी में करेंगे, जिससे ऑफ कोर्स रशियन रबल की वैल्यू ऊपर गई है और यूरो की वैल्यू कम हो गई है। यानी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब तक नहीं होगी, रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म नहीं होगा, तो तब तक यूरो की वैल्यू मज़ीद भी कम होने का इम्कान है। अब आपने देखा कि पाकिस्तान की करेंसी की वैल्यू क्यों कम हुई है या श्रीलंका की करेंसी की वैल्यू क्यों कम हुई है, इस तरह ज़िम्बाब्वे में क्यों ऐसा हो रहा है। उसकी वजह ये है कि किसी भी करेंसी के स्टेबल होने में या इकॉनमी के स्टेबल होने में जो पिवटल रोल है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का है। जब तक पॉलिटिकली स्टेबल नहीं होंगे तब तक हमारी करेंसी की वैल्यू भी कम होती रहेगी डॉलर के मुकाबले में। मेजॉरिटी करेंसीज़ की आलमी मंजरनामे में वैल्यू कम हो रही है, लेकिन डॉलर की और रशियन रबल की वैल्यू बढ़ती जा रही है। उसकी वजह ये है कि ये दोनों मुल्क पॉलिटिकली स्टेबल हैं। हालांकि रशिया वॉर में है मगर रशियन करेंसी, उसकी खैर और भी रीज़न्स हैं, हमने इस पे पहले भी एक वीडियो की है कि रशियन करेंसी की वैल्यू क्यों इंक्रीज़ कर रही है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे डॉलर के मुकाबले में हमारी करेंसी की वैल्यू इंक्रीज़ हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। तो बाकी रही फ्यूल की प्राइस, तो वो जैसे हमने पहले भी अपनी वीडियोज़ में बताया, लिंक भी हम दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, कि फ्यूल की वैल्यू दो चीज़ों से डिटरमिन होती है। एक फ्यूल की इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइस है उससे, और दूसरा जो एक्सचेंज रेट है उससे। अगर एक्सचेंज रेट बढ़ता जा रहा है तो फ्यूल की प्राइसेस तो बढ़ेंगी। यूरोप डेवलप्ड है, यूरोप की करेंसी भी स्टेबल थी। एक पॉलिटिकल इवेंट ने उनकी करेंसी की वैल्यू को कम कर दिया है और वो है रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट। अगर ये मसला जल्दी हल नहीं होता तो यूरो की वैल्यू मज़ीद कम होने का इम्कान है और डॉलर की वैल्यू के बढ़ने का इम्कान है। अब हम इसकी रीज़न देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी, दूसरा ये कि इन्फ्लेशन हो रहा था, यानी महंगाई हो रही थी। महंगाई एक बुखार की मानंद है। जो इसके लिए जो पहली पैरास्टामोल मेडिसिन है वो ये कि मनी सप्लाई को कम किया जाए, यानी ज़र की रसद को कम किया जाए, और दूसरी जो इसके लिए मेडिसिन है वो ये कि इंटरेस्ट रेट को यानी पॉलिसी रेट को इंक्रीज़ किया जाए। दुनिया की तमाम इकोनॉमीज़ ने तकरीबन महंगाई हुई पॉलिसी रेट बढ़ाए। जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तान ने भी पॉलिसी रेट बढ़ाया, यानी जो शरह सूद है वो 15% तक चली गई। तो यूएस में भी तारीख में जो इंटरेस्ट रेट है वो मैक्सिमम हुआ। यूरोपियन सेंट्रल बैंक से गलती ये हुई कि उन्होंने पॉलिसी रेट बढ़ाने में या इंटरेस्ट रेट बढ़ाने में टाइम ज़्यादा लिया एज़ कम्पेयर टू अदर नेशंस। यानी होना ये चाहिए था कि जो जो इन्फ्लेशन हो रहा था या महंगाई हो रही थी वैसे वैसे इसकी जो मेडिसिन है पहली इस बुखार के लिए वो या तो मनी सप्लाई है, और मनी सप्लाई को कम करने का तरीका ये है कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया जाए। अब इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने में उन्होंने थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लिया, जिसकी वजह से महंगाई को कंट्रोल करना मुश्किल हुआ, और उस महंगाई के कंट्रोल ना होने की वजह से यूरो की जो वैल्यू है वो कम हो गई। अब पाकिस्तान ने इसको 15% किया है तो उसका ऑब्वियस सी बात है कि नुकसान भी है। पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन हो रहा है, लेकिन पूरी दुनिया के 10 उन कंट्रीज़ में पाकिस्तान शामिल है जहां महंगाई की शरह तेज़ी से जिसमें इजाफा हुआ है।
अब इसको कंट्रोल करने के लिए इसकी मेडिसिन के तौर पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पॉलिसी रेट को इंक्रीज़ किया है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक से मिस्टेक ये हुई कि उन्होंने पॉलिसी रेट को इंक्रीज़ करने में टाइम एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ ज़्यादा लगा दिया, जिसकी वजह से यूरो की वैल्यू कम हो गई। पाकिस्तान में जो डॉलर की प्राइस है उसको कंट्रोल करने के लिए एक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज़रूरी है, दूसरी ये महंगाई में कमी होनी चाहिए, तीसरा ये कि शरह सूद को एक ऐसे लेवल पर सेट होना चाहिए जो पाकिस्तान के लिए ऑप्टिमम हो। अब हम देखते हैं कि श्रीलंका में जो रीसेंट डेवलपमेंट हुई है उसका हमारी इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट होगा। श्रीलंका ने जो डिफ़ॉल्ट किया या जहाँ पे उसका दिवालिया हुआ उस पर हम 2 वीडियोस पहले अपलोड कर चुके हैं कि ऐसा क्यों हुआ श्रीलंकन इकोनॉमी के साथ और इसका इलाज क्या है। इनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि पाकिस्तान अभी तक कैसे श्रीलंकन टाइप के क्राइसिस का शिकार नहीं हुआ, यानी पाकिस्तान अभी तक दिवालिया से कैसे महफूज है। उसकी कुछ रीज़न हैं, वो भी हमने पहले डिस्कस की हैं। फ़िलहाल हम सिर्फ इसको रिवाइज़ कर देते हैं कि श्रीलंका में ये बहरान क्यों आया। श्रीलंका के लिए इसकी मेन रीज़न्स 2 हैं। पहली रीज़न इसकी ये है कि श्रीलंका फ़ॉरेन एक्सचेंज के रिज़र्व्स हैं वो तेज़ी से कम हुए, यानी पिछले कुछ अरसा से कुछ सालों से श्रीलंकन इंपोर्ट्स मुसलसल बढ़ रही थीं श्रीलंकन एक्सपोर्ट से, यानी हर साल $3 बिलियन का डेफिसिट का उनको सामना था। वो बढ़ता बढ़ता उनका जो एक्सटर्नल डेट है वो तकरीबन $51 बिलियन हो गया। दूसरी रीज़न ये हुई कि उनकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से उनकी करेंसी डी वैल्यू होती रही और महंगाई की शरह मुल्क में ज़्यादा हो गई। अब क्योंकि दरामदात को कम करना था तो उसके लिए सबसे बड़ा जो कट लगा वो फ्यूल पे लगा, केमिकल फर्टिलाइज़र पे लगा। फॉरेन एक्सचेंज कमाने का ज़रिया था टूरिज़म, वो क्राइसिस में आ गया कोविड की वजह से। और ईस्टर के त्यौहार पे जो चर्च पे अटैक हुए थे उनकी वजह से टूरिज़म जो है वो क्राइसिस में आया। एक्सपोर्ट्स कम हो गई, इंपोर्ट्स कम ना हुई। जब इंपोर्ट्स कम हुई तो मुल्क में ईंधन की कमी हो गई, मुल्क में फ्यूल की कमी हुई। पहली मरतबा 1970s के बाद श्रीलंका वाहिद मुल्क है जहाँ पर फ्यूल की सेल पर पाबंदी लगाई गई बाकायदा, कि फ्यूल की दरामद बंद हो गई थी तो उससे फ्यूल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से बाकी सब चीज़ों की प्राइसेस भी बढ़ गई और श्रीलंका उन टॉप 5 कंट्रीज़ में आ गया जहाँ पर इन्फ्लेशन की शरह सबसे ज़्यादा थी, जहाँ पे करेंसी उनकी डीवैल्यूएशन सबसे ज़्यादा हुई। यही वजह है कि अवाम का गम व गुस्सा, पहले प्राइम मिनिस्टर ने रिज़ाइन किया, प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट ने रिज़ाइन किया, उसके बाद फिर क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के भाई ही प्रेसिडेंट थे और भाई ने ही कुछ ऐसे मेजर्स लिए थे प्रेसिडेंट ने जिसकी वजह से श्रीलंका में क्राइसिस हुआ, तो अवाम का गम व गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा था। उनको फ्यूल नहीं मिल रहा था, उनको बिजली नहीं मिल रही थी, स्कूल्स बंद हो गए थे। जो जनरल सेल्स टैक्स है वो तकरीबन हाफ़ कर दिया था इलेक्शन के प्रॉमिस के बाद, तो उसकी वजह से तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं थे। नतीजा ये हुआ कि श्रीलंका का बहरान टलने का नाम ही नहीं ले रहा था नए प्राइम मिनिस्टर के आने के बाद भी। इसलिए फिर अवाम का जो एहतजाज है वो बढ़ता चला गया। जो मुजाहिरीन हैं उन्होंने श्रीलंका के सदारती महल पर, वज़ीर-ए-आज़म की रिहाइशगाह पर कब्ज़ा कर लिया। प्राइम मिनिस्टर विक्रमासिंघे ने भी रिज़ाइन का ऐलान कर दिया और एमरजेंसी भी नाफिज कर दी मुल्क के अंदर, और साथ में ये कहा कि मैं भी विदड्रॉ कर लूँगा। हमने ये देखना है कि पाकिस्तान में अभी तक, खैर पाकिस्तान दिवालिया होने से महफूज है। अभी खुशी की खबर सुनने को मिल रही है कि पाकिस्तान का IMF का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो रहा है। दूसरी खबर ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में फ़्यूल की प्राइसेस काफ़ी हद तक कम हो गई हैं। अब फ्यूल की प्राइसेस की कमी का अगर ये फ़ायदा आवाम को पहुंचाते हैं, उससे भी महंगाई की शरह को कंट्रोल करने में कुछ मदद मिलेगी। अगरचे जो क्रिटिक्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ये पंजाब में जो ज़मीनी इलेक्शन हो रहा है उसको जीतने के लिए फ़िलहाल कम की जा रही है, इसके बाद इस पर लेवी आयद की जाएगी, उसके बाद इसकी प्राइस दोबारा बढ़ जाएगी, यानी 20 जुलाई के बाद ये अगेन बढ़ेगी। लेवी के साथ अगर बढ़ी तो फिर इसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा होगा और उससे जो ऑनगोइंग इन्फ्लेशन है वो मज़ीद बढ़ेगा। इसलिए अगर इंटरनेशनल मार्केट में फ्यूल की प्राइस कम हो रही है तो हुकूमत को चाहिए कुछ अर्सा के लिए लेवी को भी पोस्टपोन कर दिया जाए। अगर IMF स्टाफ लेवल एग्रीमेंट भी हो जाए तो लेवी आयद ना की जाए। हो सकता है कि इससे उसी किस्म के हालात हों जिस किस्म के श्रीलंका में हालात पैदा हुए हैं। पाकिस्तान के भी फॉरेन रिज़र्व्स इतने ज़्यादा नहीं हैं कि हम जो इन्फ्लेशन की एक नई वेव है उसको हम टॉलरेट नहीं कर सकते। इसी तरह अगर पंजाब के अंदर एक स्टेबल पॉलिटिकल गवर्नमेंट आ जाती है बाय द एंड ऑफ दिस वीक, तो ये काफ़ी हद तक एक अच्छी डेवलपमेंट होगी, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी
और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ये आपस में लाजमो मलजूम हैं। आपने देखा कि श्रीलंका के अंदर जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ रिलेटेड थी और यूरोप के अंदर भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ रिलेटेड है। यही वजह है कि हम पॉलिटिकली स्टेबल ना हुए आने वाले दिनों में श्रीलंका टाइप के क्राइसिस को यहाँ से भी खुदा न खास्ता रोकना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। हुकूमत को चाहिए कि नंबर 1, अगर इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस कम हो गई हैं फ्यूल की, जितनी क्वांटिटी से वो कम हुई हैं उतनी क्वांटिटी से यहाँ पे कम कर दी जाएँ ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में हेल्प मिले। पॉलिसी रेट को ऑलरेडी इंक्रीज़ कर चुके हैं, ये इन्फ्लेशन के लिए एक मेडिसिन का काम करता है। अगरचे इसका नुकसान होता है कि इससे इन्वेस्टमेंट कम होती है, लेकिन फ़िलहाल इसके अलावा कोई और चारा नहीं है शॉर्ट रन के अंदर। अब हम ये देखते हैं क्विकली कि लेवी और टैक्स में और ड्यूटी में क्या इम्पैक्ट है। लेवी और ड्यूटी हैं, ये टैक्स की ही फॉर्म्स हैं। टैक्स का आप सब जानते हैं कि टैक्स एक लाजमी अदायगी है जो कि किसी मुल्क के शहरियों को उस मुल्क के अंदर की जो सहूलतें हैं उनको इस्तेमाल करने में, गवर्नमेंट के अखराजात पूरे करने में हेल्प करने के लिए, इसके अलावा जो लॉ एंड ऑर्डर है और जो डिफेंस है वो सब एक्सपेंडिचर करने के लिए लाजमी अदायगी है। अब आगे इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे हमने पे एक वीडियो सुपर टैक्स पे की है, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन पे दे रहे हैं, उसमें भी हमने इसके लेवी और सुपर टैक्स में डिफरेंस एक्सप्लेन किया था। आज हम ये एक्सप्लेन कर रहे हैं जो ड्यूटी है ये गुड्स एंड सर्विसेज पर होती है। ये इंपोर्ट ड्यूटी है, एक्सपोर्ट ड्यूटी है। ये कोई चीज़ हम एक्सपोर्ट करेंगे या इंपोर्ट करेंगे तो उस पे उसको हम ड्यूटी कहते हैं, या हम मंगवाने पे लगाते हैं या भिजवाने पे लगाते हैं। इसका पर्पज़ इंपोर्ट्स को कम ज़्यादा करना या एक्सपोर्ट्स को कम ज़्यादा करना होता है। जहाँ तक लेवी का ताल्लुक है तो ये किसी सेक्टर को डेवलप करने के लिए, किसी सेक्टर को एस्टेब्लिश करने के लिए या किसी सेक्टर में पर्पसफुल रिफॉर्म्स करने के लिए आयद की जाती है। मिसाल के तौर पे जैसे आपने सुना पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है, पेट्रोलियम की वजह से एक इशू क्रिएट हो रहा है मुल्क के अंदर, तो उसके अंदर सर्टेन रिफॉर्म्स करने के लिए या उनके अंदर, यानी ये पर्पस स्पेसिफिक टैक्स है। इसका एक डेफिनेट पर्पज़ है कि हम इस टैक्स के थ्रू, लेवी के थ्रू पेट्रोलियम सेक्टर के अंदर रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं। पेट्रोलियम सेक्टर को हम किसी ख़ास नहज पे पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए इसको हमने पेट्रोलियम सेक्टर डेवलपमेंट लेवी कहा। फ़र्ज़ कर लें कि इंडस्ट्रियल सेक्टर के थ्रू कोई टैक्स लगा के हम गुर्बत ख़त्म करना चाहते हैं तो हम इसको नाम दे सकते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर पॉवर्टी एलिविएशन लेवी। क्योंकि इसका एक सर्टेन पर्पस होता है, इसलिए हम कहते हैं कि ये टैक्स की वो फॉर्म है जिसको लेवी कहा जाता है। अगर किसी पर्पस के अलावा जनरली हुकूमत अपना रेवेन्यू इंक्रीज़ करने के लिए कोई टैक्स आयद करे और वो एक ख़ास ड्यूरेशन के लिए हो, यानी वो टैक्स से भी बाला कोई चीज़ हो, तो उसको हम सुपर टैक्स कहते हैं।